नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। आज की हमारी चर्चा का विषय है मोदी सरकार के 8 साल कितने असरदार। साल 2014 में 30 साल बाद किसी पार्टी को लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला था। नई नवेली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में देश विदेश के करीब 4000 चुनिंदा हस्तियां मौजूद थी। उस वक्त के राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी ने स्टेज पर सबसे पहले नरेंद्र मोदी को शपथ के लिए बुलाया था। नरेंद्र मोदी ने शपथ ली और इसके साथ ही देश को आज ही के दिन अपना 15वां प्रधानमंत्री मिला। बहरहाल, अब जब मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं तो ये सवाल भी पूछा जाना स्वाभाविक है कि ये 8 साल कितने असरदार रहे। इस दौरान कौन से बड़े फैसले लिए गए और इसने देश को किस तस्वीर में बदल दिया है। फिलहाल कौन सी बड़ी चुनौतियां रही हैं जिसके बारे में मोदी सरकार को पार पाना है और सबसे अहम 2024 के लिए मोदी सरकार ने क्या नई रणनीति बनाई है। अब चर्चा इसी को लेकर है। हमारी खास पेशकश 8 साल कितने असरदार में। तो 2014 का आम चुनाव इसलिए भी खास था क्योंकि 30 साल बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। राष्ट्रवाद की लहर पर सवार होकर आई भाजपा ने 282 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 44 सीटों पर ही सिमट गई थी। 1984 में आम चुनावों में कांग्रेस ने 414 सीटें जीती थी, जिसके बाद किसी भी एक पार्टी द्वारा जीती गई ये सबसे ज्यादा सीटें थी। पिछले चुनाव के मुकाबले कांग्रेस को 162 सीटों का नुकसान तो भाजपा को 166 सीटों का फायदा हुआ था। 2004 की अगर बात करें तो इंडिया शाइनिंग की चमक को दूर करते हुए केंद्र में यूपीए की सरकार बनी थी और एक चौंकाने वाले फैसले के बाद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। अगले चुनाव में भी सत्ता यूपीए के पास रही और प्रधानमंत्री की कुर्सी मनमोहन के पास थी, लेकिन इस बार मनमोहन सिंह के लिए चुनौतियां ज्यादा थी। भ्रष्टाचार, महंगाई, कालेधन और विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा था। निर्भया कांड के बाद से लोगों में गुस्सा भी था। अन्ना हजारे लोकपाल के लिए आंदोलन कर रहे थे और सरकार के खिलाफ आए दिन लोग सड़कों पर उतर रहे थे। एक तरफ कांग्रेस के लिए चुनौतियां बढ़ रही थी तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपनी तैयारियों में कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही थी। 2013 में देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और 2014 में लोकसभा का ये सेमीफाइनल था, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्यों में बीजेपी तो जीती, सत्ता बचाने में कामयाब भी रही। तो मोदी सरकार के 8 बड़े फैसले क्या थे, उस पर भी हम बात करेंगे और ज्यादा हम चर्चा के लिए बढ़ेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान आज यहाँ पर जुड़ गए हैं, जिसमें बीजेपी से प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार ऋषि शंकर मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो शुभेंदु शेखर जी, अगर मोदी सरकार के 8 सालों की बात करें, जैसा कि आज का हमारा शीर्षक भी है कि 8 साल कितने असरदार, क्या लगता है आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सालों में क्या देश की तस्वीर जो है वो बदली है? देखिए अंशुल जी, मैं खाली एक ही बात कहना चाहूंगा कि मोदी जी के आने के पहले जो जो काम नहीं हुए, बहुत सारे काम तो पहले भी हुए होंगे, पर जो काम पिछले 70 सालों में नहीं हो पाए या मैं कहूं 2014 से पहले नहीं हो पाए थे, जिसको मोदी जी ने आकर उनको ध्यान दिया, यदि हम उस पर चर्चा करेंगे तो हमको पता चलेगा कि व्हाट आर द डिफरेंशिएशन बिटवीन अर्लियर गवर्नमेंट एंड प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो हम यदि चालू करें, जब मोदी जी आए तो उन्होंने सबसे पहले स्वच्छता आंदोलन, स्वच्छ भारत आंदोलन को चालू किया और फिर शौचालयों को घर तक पहुंचाया और हर घर में एक शौचालय हो और हर स्कूल में हर बेटी के लिए एक शौचालय हो, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया और बहुत ज्यादा फंड किया। बहुत सारे लोगों ने उस प्रोजेक्ट को किया। 10 लाख से ज्यादा शौचालय भारत में बनाए गए। 70 सालों के बाद भी यदि भारत में जब नया प्रधानमंत्री आता है उसको शौचालय बनाने पड़ते हैं, यहां से हमने चालू किया। फिर ऐसा लगा कि पूरे भारत के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके अपने अकाउंट नहीं है। अकाउंट नहीं है, चाहे छोटा हो चाहे गरीब हो, वो अपना पैसा रख नहीं पा रहा है, अपने पास रखता है, कहीं छुपा के रखता है, वो भी बाद में चोरी हो जाता है। तो एक मैक्रो इकोनॉमिक्स से माइक्रो इकोनॉमिक्स को लिया गया और 42 करोड़ बैंक अकाउंट नए खोले गए। आप सोचिए, किस देश की जनता 135 करोड़ हो, उसमें 42 करोड़ नए अकाउंट खोले गए, जिनके पहली बार अकाउंट खोले गए, ये भी अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट रहा। उसके बाद मुद्रा योजना आई, 29 करोड़ लोन दिए गए। 29 करोड़ लोन, जो लगभग 15 लाख करोड़ का डिस्पर्सल था। जो छोटे छोटे लोग थे, अपना काम चालू करना चाहते थे, उनको मुद्रा योजना के तहत दिया गया। फिर समझ में आया कि हमको और भी बहुत सारे काम करने हैं। छोटे छोटे घरों में सिलेंडर नहीं थे तो हर घर के अंदर सिलेंडर दिया गया, जो लोग उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। तो मैं ये योजना बता रहा हूं जो पहले नहीं हो पाई। उसके बाद यदि हम और आगे बढ़े
तो उन्हीं गांव में, उन्हीं घर में, जब सबके घर में चूल्हा पहुंच गया और सिलेंडर पहुंच गए, तो उसके बाद उन्होंने हर घर के अंदर बिजली देने का काम किया। और अब कोई भी भारत का ऐसा गांव नहीं है जहां पर बिजली ना हो। और इसके बाद 2020 कोविड से पहले विश्व में 20 बिलियन रियल टाइम ट्रांजेक्शन कर अंशुल जी 20 बिलियन रियल टाइम ट्रांजेक्शन करके वर्ल्ड में नंबर 1 बना। चलिए, जिसमें हमने डिजिटल मार्केटिंग के साथ किया, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग को यूज किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो कुछ चीजें हैं, जब आप हमको आगे मौका देंगे तो हम और बताएंगे कि क्या क्या चीजें उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स से बिल्कुल बात करेंगे माइक्रो शुभेंदु इकोनॉमिक्स में चेंज किया। बिल्कुल बात करेंगे, आपके पास फिर से आएंगे। हमारे साथ ऋषि शंकर मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। ऋषि जी, आपसे जानना चाहेंगे, हम एक पार्टी विशेष की बात अगर नहीं करें, एक आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और पत्रकार होने के नाते आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये जो 8 साल रहे हैं, इसमें कितनी तस्वीर जो है वो देश की बदलती हुई आपको दिखाई दी है? देखिए, अंशुल जी ने एक महत्वपूर्ण मोदी सरकार के जो डेवलपमेंट हैं उनको उन्होंने छोड़ दिया। डेवलपमेंट मैं भी नहीं कहूँ, सामरिक डेवलपमेंट कहूँ। 370 को लेकर जो मोदी सरकार ने बोल्ड स्टेप लिए हैं, उसका मैं मोदी सरकार के कई मुद्दों पर मैं आलोचना भी करता हूँ। लेकिन 370 को लेकर मेरा कहीं न कहीं मोदी सरकार को समर्थन है। और 370 को लेकर जिस प्रकार से सरकार ने एक बोल्ड स्टेप लिया, कहीं न कहीं मैं एक इम्पोर्टेंट स्टेप मानता हूं मोदी सरकार का विगत 8 सालों में। शुभेंदु शेखर जी ने बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं पे उन्होंने प्रकाश डाला। बिल्कुल सही बात है, उज्ज्वला योजना हो, चाहे गाँवों का बिजलीकरण हो। देश के 70 साल आजादी के 70 साल के बावजूद भी कुछ ऐसे गांव रह गए थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी, और उसमें मोदी सरकार के योगदान को प्रशंसा करना होगा। उज्ज्वला योजना हो गया, जिस प्रकार से आज भी आप देख लीजिए कि देश की आजादी के 70 साल के बावजूद भी गांव में हमारी जो माँ बहनें थी वो लकड़ी पे खाना बनाया करती थी। तो कहीं न कहीं कई ऐसे स्कीम मोदी सरकार लेके आए। एक जन धन योजना है, किसानों को जो डायरेक्ट पैसा दिया जाता है अकाउंट में। तो कई ऐसे सामाजिक स्ट्रक्चर पे देखे, सोशल स्ट्रक्चर पे देखे तो मोदी सरकार के कई ऐसे स्टेप हैं जो कहीं न कहीं आम लोगों को उससे फायदा मिलता है। एक स्वास्थ्य हेल्थ में भी देखिए, उन्होंने हेल्थ को लेकर जो 5 लाख का अनुदान उन्होंने दिया। आयुष्मान भारत, जी आयुष्मान योजना, सॉरी, हाँ आयुष्मान योजना। तो उससे भी कहीं न कहीं उन लोगों को फायदा मिला है जो आर्थिक तंगी के बावजूद भी अपने स्वास्थ्य का इलाज ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं, शुभेंदु शेखर जी को भी उस पर प्रकाश डालना होगा जो मोदी सरकार को करना चाहिए था। अब तक मोदी सरकार उस पर सफलता नहीं पाई है। एक बेरोजगारी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर मोदी सरकार को काम करना होगा। मोदी सरकार यदि कहीं बैकफुट पे होती है तो बेरोजगारी का मुद्दा है। नो डाउट किसानों का मुद्दा एक मैं मानता हूँ। आज भी हिंदुस्तान में किसानों का एक दिन की आमदनी 25 रुपये है। यानी एक दिन में एक किसान 25 रुपये से अधिक नहीं कमा पाते हैं। आप समझ सकते हैं 25 रुपये में एक दिन में एक किसान का खर्चा कैसे चलता होगा। ये शुभेंदु जी और सरकार को जरूर सोचना चाहिए। एक महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। जिस प्रकार से पेट्रोलियम प्रोडक्ट का आप देख लीजिए, दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हालांकि सरकार ने कुछ कटौती इन दिनों की है, लेकिन मुझे वो कटौती उतना राहत देने वाला लायक नहीं लगता है। एक जीएसटी वाला मामला है, जिस प्रकार से जीएसटी एक बड़ा स्टेप मैं मानता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से जीएसटी में जो स्टेट जीएसटी है और स्टेट का जो बकाया होता है वो केंद्र सरकार नहीं दे पा रही है। उससे भी राज्यों के जो डेवलपमेंट होता है वो कहीं न कहीं उससे परेशानी होती है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को काम करना होगा। सामरिक रूप से देखें तो आप देखिए, चाइना जिस प्रकार से बार बार हमारे देश में आके कुछ न कुछ ऐसा डेवलपमेंट करता है जो हिंदुस्तान की इंटीग्रिटी के लिए सही नहीं है, उस पर भी सरकार को चाइना हमारे जो पड़ोसी हैं उनको जवाब देना होगा। ठीक है, लेकिन अगर बात एक महत्वपूर्ण बात और मैं कह के खत्म करूंगा। हमारी सरकार को दो तीन मुद्दों पे और काम करने की जरूरत है। एक एजुकेशन, दूसरा स्वास्थ्य। कोरोना जैसे महामारी में आपने देखा जिस प्रकार से हमारे हिंदुस्तान में यदि हिंदुस्तान की जनता यदि घर में बंद नहीं होती और जिस प्रकार का हेल्थ स्ट्रक्चर हमारे हिंदुस्तान का है, इंफ्रास्ट्रक्चर है,
उसमें काम करने की जरूरत है और हेल्थ बजट को बढ़ाने ठीक की है। जरूरत है। आज भी हमारे हिंदुस्तान में हॉस्पिटल और डॉक्टरों की जरूरत है। और शिक्षा में आज भी आप कई राज्य में, बिहार जैसे राज्य में जहाँ से मैं आता हूँ, आप चले जाइए, आज भी बच्चे वहाँ कच्चे फ्लोर होते हैं, उस पे बैठ के पढ़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल में नहीं ठीक होता है, इन सब तो बहुत से ऐसी चीजें हैं जहाँ काम करने की जरूरत है सरकार को। अब बहुत से ऐसी चीजें सरकार ने जहाँ बेहतरीन काम किए। ठीक है शुभेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बेरोजगारी ये वाकई में एक बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी को लेकर हमेशा से चीजें जो हैं वो देखने को मिलती रही हैं, तो बेरोजगारी को लेकर सरकार ने क्या काम किए? देखो अंशुल जी, मैं जरूर कह रहा हूँ कि बेरोजगारी, महंगाई और एक और मुद्दा बताया उन्होंने, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पे हमको काम करना है। देखिए 2 साल जो पिछले हमारे खराब गए, आप उसको यदि कंपेयर करें विश्व के वैश्विक स्थितियों से, दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में अपना देश, तो हमने आज भी एक अपनी इकोनॉमी से 9.7 पे जीडीपी मेंटेन करके रखी है, जबकि दूसरे के बहुत सारी कंट्रीज खत्म हो गई। आज हमारा पहली बार ऐसा समझ में आया कि हमारी कंट्री का निर्यात आयात से ज्यादा हो सकता है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, ये मानते नहीं थे, हमको भी नहीं लगता था पहले जब हम लोग अर्थशास्त्रियों के साथ बैठते थे कि हमारा निर्यात ज्यादा हो सकता है आयात से। धीरे धीरे जब हमने वोकल फॉर लोकल और लोकल आत्मनिर्भर भारत की बात चालू करी, हम बहुत आगे निकल रहे हैं। और इसका ही सोल्यूशन है, मैं मानता हूं कि ये 2 सालों के अंदर नौकरियां गई, बहुत वैश्विक स्थितियां आई, ऐसा कभी नहीं हुआ था 100 सालों में, परंतु उसका जूझ कर हमने भी फायदा किया, हमने उसके साथ बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है। और आने वाले समय पर ये महंगाई और बेरोजगारी, इस दोनों के ऊपर काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत पैसा खर्चा किया जा रहा है। आज हम एक दिन के अंदर लगभग 90 से 100 किलोमीटर हाईवे बनाते हैं, जो कि पहले कांग्रेस की सरकार में 5-6 किलोमीटर बनता था। अब ज्यादा बनेगा, ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, ज्यादा टेक्नोलॉजी होंगे, ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग कहीं नहीं कम कर रहे हैं। और जैसा जीएसटी है और इस को भी देखें, जैसा हमारे पत्रकार जी ने बताया कि जीएसटी का पेमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी स्टेट में जीएसटी का पेमेंट 3 महीने से ज्यादा पेंडिंग नहीं है। और दिस इज द आइडियल कंडीशन। आप किसी भी स्टेट का मेरे को बता दीजिए, क्योंकि कई डिबेट में मैं जाता हूं, मेरे पास फिगर्स हैं कि किस किस स्टेट को कब कब तक का पैसा दिया जा चुका है। हो सकता है सब समस्या है आ रही है। आज वैश्विक लेवल पर हमने लगभग 200 करोड़ अप्रोक्सीमेटली हम पहुंचने वाले हैं। 200 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा कर विश्व को ये बता दिया कि वो भारत नहीं रहा जो भारत लोगों के वैक्सीनों का वेट करता था। हमने दूसरे कंट्रियों को भी दिया, अपनी कंट्री को भी स्वस्थ और स्वास्थ्य बनाया है। तो ऐसा भारत का निर्माण है और आने वाला भारत एक सबल भारत होगा, एक मजबूत भारत होगा। और विश्व में अभी क्वाड की 4 दिन पहले की जो मीटिंग थी, उससे लगता है कि भारत की पोजीशनिंग विश्व के सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक्स में आ चुकी है। और हमको लगता है हम बहुत जल्दी अपनी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उससे निकलेंगे। दूसरी तरफ यदि श्रीलंका मर रहा है अपने फ्री देने के चक्कर में, या उसकी इकोनॉमी लंबी हो गई है, भारत हिंदुस्तान का सुनिए तो मैं वही कह रहा हूँ, जहाँ ग्लोबल जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज फेल हो गई हैं, हम बहुत अच्छी इकोनॉमी और आर्थिक नीति में आगे निकले हैं। लेकिन अगर चुनौतियों की बात करें तो कई तरह की चुनौतियां भी यहाँ पर देखने को मिली शुभेंद्र जी। देखिए 2 चीजें हैं, एक हमारी सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं हम। जातिगत समीकरण में और धार्मिक समीकरण के बीच में कई बार बड़ा टेंशन चलता रहता है। उन्होंने कहा धारा 370 हटा दी, किसी ने कहा राम मंदिर बना दिया। अब किसी को ये खराब भी लग गया होगा कि धारा 370 क्यों हटा दिया आपने, राम मंदिर क्यों बना दिया। ज्ञानवापी मस्जिद है कि मंदिर है, इस पे भी बहुत सारे लोग लगे हैं। तो जो हमारी सामाजिक समरसता है, इसको भी ध्यान में रहते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका समस्या यहाँ पर ये भी है ना कि सामाजिक समरसता की बात तो है, लेकिन जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बढ़ती महंगाई है, पेट्रोल डीजल के दाम है, बेरोजगारी है, महंगाई है, जिससे जनता त्रस्त है, इस पर तो शायद बात करते हुए कमी नजर आते हैं। नहीं अंशुल जी, मैं हमेशा बात करने को तैयार हूँ, हर चैनल पे बात करता हूँ। मैंने एक बात बताया, ये देखिए यूक्रेन और
दशा के चुनाव आपस के इलेक्शन के लड़ाई के कारण ये प्राइसिंग बढ़ा, और उसको भी कंट्रोल करने के पीछे आपने देखा होगा कि 9 रुपए के आसपास 10 रुपए पेट्रोल में कम हुआ, 6 रुपए डीजल में भी कम किया गया। इससे प्राइस तो हम जो कम कर सकते कर ही रहे हैं, वैट को भी कम करने की रिक्वेस्ट करी गई है। साथ में आने वाले अल्टरनेट एनर्जीज के ऊपर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम हाइड्रोजन गाड़ी बनाएंगे, हम और दूसरा फ्यूल यूज करेंगे तो हम जल्दी आगे निकलेंगे, हमको ऑयल पे डिपेंडेंसी कम होगी। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे ऋषि जी? देखिए शुभेंदु जी सामाजिक समरसता की बात कर रहे थे, तो ये मेरा मानना है कि मोदी सरकार की सामाजिक समरसता के मोर्चे पे मोदी सरकार बिल्कुल विफल रही है। आप 2000 देखिए, मैं 2019 का वो प्रधानमंत्री का उस बयान को मैं कोट करना चाहता हूं, जब बाबरी मस्जिद पे फैसला आया था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप देश को बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद देश को, हिंदुस्तान को आगे देखने की जरूरत है। हिंदुस्तान के युवाओं को हिंदुस्तान के नए निर्माण में लगना है। यानी उनका कहने का अर्थ था कि ये मंदिर मस्जिद के विवाद से आगे बढ़ के हिंदुस्तान की नई परिकल्पना के लिए हिंदुस्तान के आवाम को एकजुट होकर काम करना है। और 3 साल बाद क्या हो रहा है, वही फिर ये ज्ञान वापी मंदिर मस्जिद। और प्रधानमंत्री जी का एक भी बयान नहीं आता है। प्रधानमंत्री जी मन की बात तो करते हैं, और जिस प्रकार से वर्तमान में देश का सामाजिक माहौल है, क्या देश के मुखिया, परिवार के मुखिया की ये जिम्मेवारी नहीं बनती है कि देश को संबोधित करे? इस प्रकार का जो माहौल जो बना रहा है, अब इनके एक मुख्यमंत्री हैं, आप सुगंधी जी नहीं बोलेंगे, आसाम में चुनाव प्रचार के दौरान कहते हैं मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, तब हिंदुस्तान का कौन सा सामाजिक समरसता बढ़ रहा होता है? इनके एक विधायक हैं भाजपा के बिहार से, वो कहते हैं कि मुसलमानों का वोट का अधिकार छीन लिया जाना चाहिए, तब हिंदुस्तान की कौन सी सामाजिक समरसता बढ़ रही होती है? तो ये मेरा मानना है, सामाजिक समरसते के मोर्चे पे बीजेपी चाहे केंद्र में रही हो या राज्य सरकार में रही हो, जहाँ से शुभेंदु भाई शायद मध्य प्रदेश से आते हैं, यदि मैं सही हूँ तो मध्य प्रदेश में एक हफ्ता पहले क्या हुआ है, एक वृद्ध की हत्या कर दी गई है, क्योंकि मारने वाला को ये था कि अगला बंदा जो है मुसलमान कौम से है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं, जवाब ले लेते हैं जी। शुभेंद्र, सामाजिक समरसता की तो बात मत करिए, क्योंकि जब ऐसा बात आता था और ऐसे डायलॉग मारे जाते थे कि धारा 370 हटेगी या 35 हटेगा तो भारत में खून बह जाएगा और नदियां बह जाएंगी, तो हमको ये बताना चाहता हूं इन वरिष्ठ पत्रकार को कि जब 370 हटाई गई तो एक खून की बूंद भी नहीं गिरी। यही तो बाबरी मस्जिद में भी कहा जाता था कि भैया यहाँ पर यदि मंदिर बन गया तो पूरे देश के अंदर हाथ काट दिए जाएंगे, लोगों की हत्याएं हो जाएंगी। तो आप ये समझिए कि राम मंदिर भी बना, मैं क्या सामाजिक समरसता की बात कर रहा हूँ, सुनिए, राम मंदिर भी बना और 30 किलोमीटर दूर बाबरी मस्जिद के जगह पर एक बड़ी मस्जिद का भी निर्माण किया जा रहा है। इसको सामाजिक समरसता कहा जाता है। और कुछ लोग जब ये सब चीजों की ज्ञानवापी और उस पर लगे रहते हैं, मैटर कोर्ट में है, और मैं नहीं मानता कि जो मैटर कोर्ट में हो उस पर प्रधानमंत्री को कोई जवाब देना चाहिए। आप तो चाहते हैं कि हर विषय पर डले। शुभेंद्र जी आप इनकी बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ, अगर कोई और पार्टी का होता तो मैं आपसे सवाल नहीं करती। बेरोजगारी, महंगाई और पेट्रोल डीजल के जो दाम है, सरकार को वाकई में इनमें काम करना चाहिए क्योंकि जनता से जुड़े हुए मुद्दे। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मंदिर मस्जिद की बात करें तो ये भी तो लोगों की भावना से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। अगर हिंदुत्व को पहले धकेल दिया गया था, उसके साक्ष्य मिलते जा रहे हैं। अगर हिंदू भाइयों को आगे लाने के लिए अगर सरकार काम कर रही है तो एक विशेष समुदाय को या इसका विरोध यहाँ पर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अगर विशेष समुदाय की बात करें तो वो भी तो अपनी चीजों को पीछे नहीं हटने देती, वो भी तो उस चीजों को हमेशा आड़े हाथों लेती है। अंशुल जी आप मैं समझता हूँ, सुनेंदु जी मुझे बोलने दीजिए, वो हमें मुझसे पूछे। अंशुल जी आप भी एक पत्रकार होंगी, मुझे उम्मीद है। अंशुल जी प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था, मैं भी गलत हूँ, नवंबर 2019 का प्रधानमंत्री का बयान निकाल के देखिए। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था हिंदुस्तान को अब ऐसे मुद्दों से आगे बढ़कर देखना है। तो शुभेंदु जी प्रधानमंत्री जी को नहीं मानते हैं क्या? अरे वो मैंने भी मान लिया कि उस मुद्दे से आगे बढ़कर देखना, तो ये तो सारी जनता को ये चीजें कही थी ना। मुझे कंप्लीट नहीं करने दीजिएगा, आप मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। हमसे पूछा गया तो आप जवाब दे रहे हो। नहीं, सवाल मुझसे है। शुभेंद्र जी आती हूँ मैं आपके पास में भी आती हूँ, इनसे जरा जवाब ले लें।
बेचैन मत होइए, आप अपना एजेंडा चला लीजिएगा, आप देश का माहौल खराब कर लीजिएगा, लेकिन मैं प्रधानमंत्री को आदर्श मानता हूँ। मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को आप सुन तो लीजिए, मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा कर रहा हूँ। मैं अपने प्रधानमंत्री पे मुझे गर्व है, और प्रधानमंत्री नवंबर 2019 में जो कहा था उसको मैं मानता हूँ। एक परिवार के मुखिया होने के नाते उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि देश को, हिंदुस्तान को अब आगे देखने की जरूरत है, और इतिहास के बुनियाद पे वर्तमान को बर्बाद करने का एक कौन सा संस्कृति है हिंदुस्तान का, आप मुझे बता दीजिए। तो अगर मंदिर की बात होती है, ठीक है, वर्तमान को बर्बाद किया जाता है, आप सामाजिक समरसता में खाई पैदा किया जा रहा है। शंकर जी, आप जवाब, ऋषि जी, आप एक पत्रकार होने के नाते मैंने आपसे सवाल किया था, आप एक पत्रकार बैलेंस होकर बात कीजिए ना, मतलब एक पार्टी विशेष की हम बात नहीं करने यहाँ पर नहीं बैठे हैं। देखिए, यदि सामाजिक समरसता की कोई बात करता हो तो पार्टी विशेष तो फिर मस्जिद की अगर बात आती है तो पत्थर क्यों चल जाते हैं सर, क्यों दंगे भड़क जाते हैं? मंदिर की बात आती है तो वहाँ पर ये बोल देते हैं कि सामाजिक समरसता की बात हो रही है। आप मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा तब तो। मैं दोनों पक्षों की बात कर रहा हूँ। यदि कोई मंदिर पर पत्थर चलाता है वो भी देशद्रोह है, लेकिन कोई कहता है कि मुसलमानों का वोट राइट छीन लेना चाहिए, वो भी देशद्रोह है। कार्रवाई करेगी बीजेपी अपने असम के मुख्यमंत्री पे कार्रवाई करेगी। वो असम के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। हाँ। इनके केंद्रीय मंत्री क्या कहते हैं, छोड़िए, नंबर 2 के मंत्री क्या कहते हैं, अमित शाह क्या कहते हैं, वोट डालो या करंट लगे साइन बाग में, तब हिंदुस्तान की सामाजिक समरसता बढ़ रही होती है क्या? चलिए सब जवाब ले लेते हैं जी, शुभेंदु जी। देखिए, ये जो आपका सूडो सेकुलरिज्म है, क्या 2014 से पहले भारत 2014 से पहले भारत आंशिक मुसलमान देश था, आंशिक मुस्लिम क्षेत्र था। मैं कहता हूँ इस बात को, और 2014 के बाद 2014 के बाद भारत टू सेकुलर बना है। सुनिए, आपको खराब लगेगी बात मेरी, अब मेरी सुन लीजिए। 2014 नहीं मानता, सुनिए, मैं अपने पत्रकार साहब, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, सुन तो लो मेरी बात। 2014 से पहले भारत अपने प्रधानमंत्री को मानते हैं, शुभेंदु जी मेरी बात तो सुन लो यार। नरेंद्र मोदी आप सुनोगे तो मैं कैसे बोलूंगा? नरेंद्र मोदी जी, ऋषि जी उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। ऋषि जी एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, सवाल मैंने उनसे भी किया। नहीं कर रहे हैं। सुनिए, मैं खाली ये कह रहा हूँ ऋषि जी, 2014 से पहले भारत एक आंशिक मुस्लिम क्षेत्र था, देश था, और 2014 के बाद ट्रू सेकुलरिज्म आया है। यदि हमने राम मंदिर की बात कही है तो आप बता दीजिए कि इस 7 सालों में कौन से दंगे हुए? उसके पहले तो हर साल दंगे हुआ करते थे, तब कहा थे आप पूरे सुनिए, पूरी बात बोले लीजिए। जब मुल्ले और मौलवी लोगों को सैलरी दी जा रही थी आपकी सरकारों में, मुल्ले और मौलवी लोगों को सरकारी लोगों से सैलरी दी जा रही थी, तब आपको मंदिर के पंडित नजर नहीं आए? मैंने उस पर सवाल किया, क्योंकि आपका सोचने का तरीका आंशिक मुस्लिम था, आपका सोचने का तरीका आंशिक मुस्लिम था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप समान तरीके से देखेंगे तो ना मौलवी को सैलरी देंगे। मुद्दों पे काम नहीं करना चाहते, मुद्दे तो बहुत कुछ है, आस्था के साथ ही विकास करना है, आस्था के साथ विकास करना है। हमने आस्था को भी ध्यान दिया है और विकास को भी ध्यान दिया है। अरे हमने आस्था को साइड नहीं किया। आस्था का जिम्मा आप मत लीजिए, आप भगवान हम लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? आपने 70 साल नहीं लिया तो हमको लेना पड़ेगा। नहीं है, आप भगवान जी, आपने 70 साल नहीं लिया तो हमको लेना पड़ेगा। आस्था का भी विचार रखेंगे और विकास भी करेंगे। आप बताओ, विकास में क्या कमी है? कल पूरे दिन यासीन मलिक के ऊपर दुनिया भर के लोग लिख रहे थे कि वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। मेरे को शर्म आती है ऐसे पत्रकारों को भी जो यासीन मलिक को बचाने लगे। यासीन मलिक को वीजा किसके टाइम में मिला था? यासीन मलिक को वीजा जो है अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के टाइम में मिला था, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? अरे वीजा किसी को भी मिला यार, की सरकार वीजा किसी को भी मिला, आप लोगों ने छोड़ दिया था, आप लोगों ने छोड़ दिया था उसको, हमने लगाया 2 बार का। अरे भैया हम किसी ये तो आप ये NIA, सुनिए, ये नया NIA है, यहाँ पे कोई भगवा आतंकवाद नहीं होता जो आप सब लोग ने चलाया था मिलके। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आंशिक सेकुलर हुआ है, इसलिए आप हमको बस समझाओ कि सामाजिक समरसता क्या होती है। ठीक है सामाजिक समरसता के मोर्चे पे मोदी सरकार बिल्कुल विफल। ठीक है आप लोग जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, बहुत धन्यवाद।
तो मोदी सरकार के 8 साल कितने असरदार रहे, इस पर हमने बातचीत की और क्या कुछ निकल के सामने आया वो तो इस पूरे निष्कर्ष में निकल के ही सामने आया है, जहां पर दो पक्ष यहां पर बैठे हुए थे, जिसमें मोदी सरकार के कार्यकाल की अच्छी बातें भी गिनाई गई और जो आलोचक थे वो भी यहां पर गिनाए गए। लेकिन 8 साल कितने असरदार रहे हैं ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।